चले तो एक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का हम लोगों ने एक चैप्टर कह सकते हैं, एक टॉपिक कह सकते हैं, वो कंप्लीट करने कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था और मैंने 30 क्वेश्चंस आप लोगों के बीच दिया था। उस 30 क्वेश्चन है ना, 30 क्वेश्चंस में आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चंस बनाने थे और आप लोगों ने बनाया भी, बहुत सारे बच्चों ने दिया भी, काफी अच्छा लगा और ऐसा ही आपका रिस्पॉन्स होता रहे। अब मैं इन शॉर्ट फटाफट मेरे को एक सिर्फ आता कि 10 नंबर का क्वेश्चन का डिस्कशन, तो मैं एक बार सारे क्वेश्चन को रिव्यू करके फिर हम प्रॉपर क्लास में आकर के क्लास की चीजों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास से जो टॉपिक वाइज हमने बताया था कि आपको डेली पेपर प्रैक्टिस मिलेगा, यानी डीवाईपीपी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आप लोग को मिला और आप लोगों ने बनाया और आप खुद देख लेंगे। आपको मैं पैसे एक नोटिस भेज दिया था कि आपको ओपन करके रखना है आप अपने आंसर्स को कि आप कितने सही बनाए कितने गलत बनाए। और पहली बार है इसलिए घबराना भी नहीं कि मेरे इतने आंसर सही हुए इतने गलत हो गए, तो है ना, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना, ऑलवेज मोटिवेटेड रहना। किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी के लिए ये चीज का एकदम ध्यान रखना है कि अपने आप को हमेशा मोटिवेट रहना, एकदम कंप्लीट मोटिवेट। तो फिर से हम लोग इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और पीछे जो क्वेश्चन हमारा रहा है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जो क्वेश्चन की था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ असेसमेंट टॉपिक मैंने जो पढ़ाया था उसका ये कंप्लीट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं ऐसे भी कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, मे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और इससे ही रिलेटेड होगा, इससे बाहर कुछ भी चीजें नहीं होगी। तो आप एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव का जितना कोशिश करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, ये लगाएंगे तो ज्यादा। मैंने कुछ क्वेश्चन कराया भी था, जैसे कि ऊंचाई में वृद्धि किस चीज की का संकेत देती है, तो बहुत सारे बच्चों ने बताया भी था कि भैया इसका जो आंसर्स होगा वो करेक्ट आंसर्स होगा बी, यानी कि स्केलेटल ग्रोथ के अंदर में जो आपका आंसर, ये शीट अभी आप लोग को नहीं मिला, ये शीट अब आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग को आंसर दे दिया तो मैंने ऑलरेडी ये शीट बना दी जहां पे लास्ट में आंसर भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, बी, स्केलेटल ग्रोथ के अंदर में। उसके अलावा हम बात करें व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ द टर्म इन्फेंट एट द बर्थ, तो 50 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी मैंने बात कर रखा, मैंने आप लोग को बता रखा, ठीक है। दूसरे वर्षों में बच्चे की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होती है, देखिए दूसरे साल में बच्चों की वृद्धि की ऊंचाई, जो आंसर होगा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 12 सेंटीमीटर। दूसरे साल में जो पहले साल का जो लेंथ बना था 76 सेंटीमीटर 75 के आसपास में, उसमें 12 सेंटीमीटर की और वृद्धि हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 9 महीने की उम्र में बच्चे की ऊंचाई कितनी हो जाती है, तो 9 माह की उम्र में हम लोग देखते हैं 70 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग ये सारा चीज आपको मैं पढ़ाया हूं, तब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, इस चीज का याद रखिएगा। तो पढ़े हुई चीजों में से सिर्फ क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको यकीन दिला रहा हूं इस चीज का। बच्चों की ऊंचाई सेंटीमीटर में गणना करने का सूत्र क्या है, यानी फॉर्मूला, किसी भी बच्चे की ऊंचाई अगर हम लोग कैलकुलेट करना हो, हाइट कैलकुलेट करना हो सेंटीमीटर्स में, तो हम उसके क्या फॉर्मूले के यूज करेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर भी होगा एज इन ईयर इंटू 6 + 77। कोई भी बच्चे का उम्र आपके पास दिया रहे साल में, वार्षिक आय आपके आयु आपके पास हो, वार्षिक आयु पता हो, तो आप आसानी के साथ उसके जो कह सकते हैं कि जो कैलकुलेशन है हाइट का वो सेंटीमीटर में आसानी से समझ सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज हम लोग देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का, जो किस उम्र तक बच्चे की लंबाई क्या कहते हैं लेट कर मापी जाती है, यानी कि लेटा करके, तो अप टू 2 साल तक में, पहले की क्लास में 2 साल की उम्र तक लेटा करके मापी जाती है, बच्चे को लिटाते हैं तब मापा जाता है ना। अब आ रहा है बड़े बच्चों यानी ओल्डर चिल्ड्रन का, बड़े बच्चों में ऊंचाई मापने के लिए स्टूडियोमीटर के साथ साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी स्टूडियोमीटर जो मैं उसके साथ साथ का यूज करेंगे, तो स्टूडियोमीटर या टैप मेजर जिसको हम लोग कहते हैं। करेक्ट आंसर बी, जो आपको यहाँ 7 का बी लिखा हुआ, ठीक है। चलो अब अगर उसके बाद आए कि बड़े बच्चों में ऊंचाई मापने के लिए सही स्थिति क्या है, सही स्थिति मतलब कैसे प्रॉपर तरीके से खड़े, मैं कल की क्लास में सारा सब कुछ बताया था आपको। तो करेक्ट आंसर सी होगा कि खड़े होने का सिर सीधा होना चाहिए, यहां से सिर सीधा होना चाहिए, पीठ दीवार के साथ होना चाहिए, और एरी जो हील है वो एरी नितंब और कंधे जो बेसिकली पूरा जो बैक्स है वो कंप्लीट हम लोग देखते हैं, जो कंधे पीठ दीवार से छूते हुए खड़ा होना है, पूरा सटा हुआ आना चाहिए पीछे की तरफ। तो करेक्ट आंसर इज सी, इज अ करेक्ट आंसर। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है, ये पूछा जा रहा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो कब शुरू होता है, जन्म के बाद,
एट द जन्म, ये सब। तो द करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा, यानी कि फ्रॉम द कंसेप्शन इन द मदर्स वूम, जब मां के गर्भ में जब गर्भ धारण होता है उस समय से ही होने लगता है, तो बाकी सब गलत हो जाएगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि वृद्धि और विकास में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किस अवधि में होता है। यही क्वेश्चन के लेकर के क्वेश्चन भी आया हुआ था। आप देखिए, ये कह रहा है कि जो वृद्धि है, यानी कि जो कह सकते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो हमेशा चल रहा है, मैं बात कर रहा हूं जन्म से पहले, यानी कि जब क्या कहते हैं गर्भाशय हुआ, यानी कि कंसेप्शन हुआ, उस वक्त से ग्रोथ डेवलपमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है बच्चों। देखिए यहाँ कह रहा सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण परिवर्तन, ज्यादातर परिवर्तन। तो परिवर्तन कब? देखिए अब जैसे एक शुरुआत में क्या होता है कि माँ के पेट में हम बात करें शुरू से, तो एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों होता है ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों होता है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में मिल गया और दोनों मिलने से बना देता है जाइगोट, और जाइगोट जो है जाइगोट बना देता है, और जाइगोट जो बना देता है वो एम्ब्रायो बना देता है, और एम्ब्रायो से क्या बन जाता है? फीटस बन जाता है। जो फीटस माँ के पेट में बच्चे तो उसको बोलते हैं, और यही फीटस जब जन्म लेता तो उसको न्यू बॉर्न बोल देते। अब न्यू बॉर्न से चाइल्ड का एज ग्रोथ। तो इतने कम समय में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। तो महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वो इस एज में कब होगा? तो कब होगा? तो बेसिकली हम लोग देखेंगे फ्रॉम द कंसेप्शन टू द एंड ऑफ एडोलेसेंट, एडल्ट होने से पहले, और जब फ्यूजन हुआ मेल एंड फीमेल गैमेट का, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, तब से लेकर के तब तक जो है वो महत्वपूर्ण चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके ऐसा नहीं कि बर्थ से लेकर के एडोलेसेंट में चेंज, इसमें भी चेंजेस होगा, जन्म के बाद एडोलेसेंट तक होगा। लेकिन यहां पर पूछा गया सब विकास सबसे महत्वपूर्ण पर, तो इंट्रायूटरल लाइफ, मां के गर्भावस्था के समय में भी बहुत चेंजेस देखने को मिलता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे एकदम कंफ्यूजिंग आंसर्स को रखा था, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी। कोई परेशान नहीं होना कि सब आंसर अगर देखा जाए तो अपने आप को कुछ ना सही कुछ देखने को मिलता है। थ्रू आउट द इंटायर ऑफ द लाइफ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जलता है। लेकिन मोर करेक्ट आंसर ये भी आपको ढूंढना होगा। कभी कभी लगेगा 4 आंसर में 3 एकदम सब सही हो रहा है, लेकिन इस 3 में सबसे अधिक सही कौन होगा? तो ये बेसिकली सी इज अ मोर करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर सी होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कह रहा है? वृद्धि का सबसे अच्छा वर्णन किसमें किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ग्रोथ का डिस्क्राइब हम लोग कब कर सकते हैं? तो फिजिकल चेंजेस एंड इंक्रीजेस इन अ साइज। है सी बात है कि अगर हम बात करें, जो यहां पर देखो एक चीज सिर्फ पूछता है वृद्धि का सबसे अच्छा, ये पूछता कि वृद्धि का वर्णन किसमें से किया जा सकता है। तो वर्णन सिर्फ की बात अगर होती है तो सब कह सकते हैं, क्वालिटी चेंजेस इन द फंक्शन एंड कैपेबिलिटीज, तो ये भी आंसर सही हो जाता। लेकिन यहां पूछा सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, कैसे पता? कोई बच्चा का वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है, तो कैसे? उसका साइज, उसका हाइट, उसका वेट बढ़, तो फिजिकल चेंजेस तो सब यही में आता ना कि वेट का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, ये सबका फिजिकल चेंजेस हो गया। एंड इंक्रीज इन साइज, साइज का बढ़ना, ये सबका फिजिकल। इमोशन डेवलप, अबे इमोशन बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, इसको हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे? बहुत टफ है इसको समझ रहा। तो सोशल इंटरेक्शन, बच्चों का सोशल इंटरेक्शन कैसा, ये सारी चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें होगा वो होगा फिजिकल चेंजेस। तो करेक्ट आंसर इज बी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेवलप, इनमें से क्या आंसर ऐसा जो चीज है वो जिसमें विकास के लक्षण नहीं है? तो हम देखें सिक्वेंशियल एंड प्रिडिक्टेबल। सिक्वेंशियल ग्रोथ मैंने बताया था कि जन्म के बाद कोई भी बच्चा, पहले बच्चा है, फिर वो बैठेगा, फिर वो उठेगा, फिर वो खड़ा होगा, फिर वो चलेगा, फिर ऐसे बोलने के लिए हर चीज में एक सीक्वेंस में होगा, तो ये तो होगा ही होगा। ये पूछ रहा है विकास का लक्षण नहीं है पूछ रहा है। और बात करें तो मिजरेबल यूजिंग हाइट एंड वेट, ऊंचाई और वजन का उपयोग करके मापा जा सकता है? नहीं। अगर हम लोग बात करें डेवलपमेंट में, बात कर रहा हूं, ग्रोथ ऊंचाई में हम लोग मापते, डेवलपमेंट में हम किसी की हो गई। अब हम लोग देखते भी कोई अगर 20 साल का व्यक्ति है, कोई 30 साल का व्यक्ति है, लेकिन उसके मस्तिष्क मंद बुद्धि होगा, तो कहते ना कि इसका दिमाग का विकास नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो डेवलपमेंट को हम साइज से नहीं माप सकते हैं, मिजरेबल यूजिंग हाइट एंड वेट से नहीं मापा जा सकता। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इंक्लूड स्किल लाइक वॉकिंग एंड टॉकिंग, चलना, बात करना, ये सब कुछ डेवलपमेंट में आता, तो ये भी हो सकता है।
इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर एंड एक्सपीरियंस, पर्यावरणीय कारकों और अनुभव से प्रभावित की बात करें तो ये सब जो फैक्टर है ये कहीं ना कहीं विकास का एक लक्षण है। लेकिन सिर्फ बी जो है, यानी कि बी कह सकते हैं, ये बी नंबर जो आपका आता है ये विकास के लक्षण में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 12 के बाद हम लोग आते 13 नंबर पे। अगर हम लोग बात करें वृद्धि और विकास के बीच क्या संबंध है, तो बेसिकली करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्रोथ ऑफ्टन इनेबल डेवलपमेंट माइलस्टोन। कह रहा है वृद्धि अक्सर विकासात्मक मील के पत्थर को समक्ष बनाती है। तो समझने का मतलब एक ही करके देखिए, तो कह रहा है कि वृद्धि और विकास के बीच क्या संबंध है, क्या ये पूरी तरह से स्वतंत्र प्रक्रिया है, यानी कि वृद्धि अलग विकास अलग? नहीं, मैं आपको दोनों इंटरडिपेंडेंटेबल प्रोसेस है। कि आदमी का अगर मान लीजिए मस्तिष्क का अगर आकार नहीं बढ़ा, वेट नहीं बढ़ा, तो हम नहीं कह सकते उसकी मानसिक विकास में क्या करते हैं, जो ग्रोथ नहीं होगा तो डेवलपमेंट भी जरूरी है कि होगा, नहीं हो सकता। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, इंडिपेंडेंट प्रक्रिया नहीं है, तो ए तो नहीं ही होगा। बी में अब चल पहले सी जो नहीं होगा उसको भी देखिए, डेवलपमेंट इज अ स्लोली डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ। कह रहा है कि डेवलपमेंट जो वो थोड़ा थोड़ा बेसिकली पूरी तरह से वृद्धि पर निर्भर करता है ना, स्लोली, मतलब कि यहाँ पर जो विकास है वो बेसिकली क्या करता है, पूरी तरह से वृद्धि पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। प्रत्येक बच्चे के लिए वृद्धि और विकास एक ही दर पर होता है, ऐसा भी नहीं है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट द सेम रेट फॉर द एवरी चिल्ड्रन। इंडिविजुअल बच्चों के लिए इंडिविजुअल होता है, ऐसा कोई संबंध नहीं, हमने पढ़ा है। तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के संबंध के बारे में पूछ रहा है कि वृद्धि और विकास के बीच क्या संबंध है। तो ऐसा कोई संबंध नहीं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हर बच्चों में एक ही जैसा होगा, नहीं, अलग में अलग। तो करेक्ट आंसर ग्रोथ ऑफ्टन इनेबल डेवलपमेंट ऑफ अ माइलस्टोन्स, है ना। ये बेसिकली जैसे ग्रोथ होगा तो उसके माइलस्टोन, जो माइलस्टोन कहने का मतलब है कि हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे मैं आपको पढ़ाया था कि कोई बच्चा है वो कब खड़ा होगा, कब बोलेगा, कब चलना स्टार्ट करेगा, ये सब माइलस्टोन्स के अंदर में ही आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इस बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ, तो निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा मापदंड मापक है? तो वृद्धि के लिए, वेट के लिए सब है। यहां पे अगर हम बात करें कि अगर बात करें बेस्ट क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को असेस करने के लिए, जानने के लिए सारे इसमें से है। हम हाइट से भी, हेड सरकमफ्रेंस से भी कर सकते हैं, हमने बताया था, वेट से भी कर सकते, डेंटिशन से भी करते, फ्रंटल भी से। लेकिन इनमें से सबसे बेहतर कौन होगा, सबसे करेक्ट कौन होगा? तो सबसे करेक्ट होगा वेट, वजन। वजन आसानी से मापा भी जा सकता है, वजन आसानी से किया जा सकता। तो सबसे जो क्या कहते हैं कि क्राइटेरिया होगा, बेस्ट क्राइटेरिया, वो वेट का होगा। यानी कहने का मतलब है कि हम हेड सरकमफ्रेंस से भी वृद्धि को बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताए, लेकिन उससे अच्छा तरीका होगा वजन करके बताना कि भैया वजन सही से नहीं बढ़ रहा, मतलब बच्चे का विकास सही से नहीं हो रहा। ठीक है, उसके वेट नहीं बढ़ रहे, तो बेस्ट की बात हम लोग। तो मैं आपको बार बार कर रहा हूं, आंसर आपको 4 में 4 सही लगेंगे, लेकिन उसमें से कौन सबसे ज्यादा रियलेबल आंसर है, कौन सबसे ज्यादा बेस्ट आंसर्स है, कौन मोस्ट करेक्ट आंसर्स है, इस चीज का ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग करते क्या रहा, ऊपर वाला पढ़ा 4 ऑप्शन, पहला भी लगेगा, हाँ दूसरा भी लगेगा, लगा दिया पहला दूसरा। आपको सारे ऑप्शंस को पढ़ना है, ये हमेशा एकदम मैंडेटरी बना लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं ना 15 में, व्हाट इज द वेट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ अच्छा ये तो हो गया संकेत, नहीं, हाँ, कि एक बच्चे में वजन का अच्छा संकेत होता है क्या भाई, कि वजन है बढ़ रहा किसी बच्चे का, तो क्या संकेत देगा, वो क्या संकेत दे रहा होता, उसकी बात हम करें तो ये क्या दे रहा होता, फिजिकल एक्टिविटी लेवल बढ़िया है बच्चे का, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक है बच्चे का, इमोशनल वेलबींग है बच्चे का, स्लीप पैटर्न, नींद का जो पैटर्न है सही से सो रहा है, ये बता नहीं, तो इसमें करेक्ट आंसर बी होगा। यानी अगर कोई बच्चा का वजन जो है, बच्चे में वजन का जो अच्छा संकेत होता है वो ये बताता है कि वजन अगर प्रक्रिया सही चल रहा तो बच्चे का जो हेल्थ है और न्यूट्रिशन है, उसको जो खान पान जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, उसकी इसलिए स्वास्थ्य भी अच्छी है, वजन अगर अच्छा है तो। निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर शारीरिक वृद्धि के मूल्यांकन में शामिल है? फॉलोइंग द पैरामीटर्स नॉट इंक्लूड, शामिल नहीं है ना, नॉट इंक्लूड। अब हमने बताया था लेंथ एंड हाइट है, बॉडी मास इंडेक्स है, मिड आर्म सरकमफ्रेंस, इसको भी चेक करते, और आई कलर, कभी मैं नहीं पढ़ा कि आई कलर देख करके ये बता सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ का असेसमेंट, नहीं,
असेसमेंट हम वेट बताया, हेड सरकमफ्रेंस बताया, मिड आर्म सरकमफ्रेंस बताया, चेस्ट सरकमफ्रेंस बताया, बॉडी मास इंडेक्स बताया, तो ये सब चीज हम लोग पढ़ते। लेकिन आई कलर देख के ये नहीं कह सकते किसी का आई कलर बढ़िया है, ब्लू है, अरे वाह इसका हेल्थ बहुत अच्छा होगा, नहीं। आई किसी भी हेल्थ असेसमेंट को नहीं बताता, तो नहीं बताने वाले को आई कलर, ठीक है। अब आ जाओ, अल्प वजन के रूप में यानी कि अंडरवेट बेसिकली कह सकते हैं रूप में वर्गीकृत व्यक्ति का बीएमआई रेंज क्या होगा। यानी कोई, अगर मैंने ऑलरेडी ये डाटा कल बताया था कि अगर अंडरवेट की अगर हम लोग बात करें तो उसका 18.5 से नीचे होगा, तो ये डाटा याद रखो। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ, किस बीएमआई पर व्यक्ति को मोटापे के रूप में माना जा सकता है, यानी कि कौन सा बीएमआई अगर आता है, कौन सा अगर बीएमआई आता है तो व्यक्ति को मोटापे के रूप में मापा जा सकता है। तो मैंने बताया था कि ओबेसिटी कब हम लोग बोलेंगे, तो जब 30 या 30 से ज्यादा बीएमआई आएगा तब। चले, अब ये बता, यदि किसी व्यक्ति का बीएमआई 32 केजी है तो वह किस श्रेणी में आता है। सॉरी, यदि किसी व्यक्ति का बीएमआई 32 केजी पर मीटर स्क्वायर आएगा तो क्या वो अंडर वेट में आएगा, नॉर्मल वेट में आएगा, ओवर वेट में आएगा, ओबेसिटी में आएगा। तो ये किस में आएगा, करेक्ट आंसर इज दिस ओबेसिटी। 30 से ज्यादा, ऊपर वाला बन गया तो नीचे भी बन जाएगा। 20 नंबर में आ जाओ, व्हाट डज अ बीएमआई, है ना, यदि किसी व्यक्ति का बीएमआई 15 केजी पर मीटर स्क्वायर से कम है तो इसका क्या अर्थ है, इसके क्या मतलब होंगे। 15 से नीचे अगर है तो कह सकते माल न्यूट्रिशन, मतलब कि वो कुपोषित है, बच्चे को पोषण आहार भोजन सही से नहीं मिल रहा है। अब ये देखो 21 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर इज अ नॉर्मल बीएमआई रेंज। नॉर्मल बीएमआई रेंज कहां से कहां होता है, तो 18.5 से लेकर के 24.5, ये जो है ये नॉर्मल होता है। ये सब डाटा ये तो तुम्हें याद ही होगा। जन्म के समय सिर की परिधि की सामान्य सीमा क्या है, यानी जन्म के समय में जो हम लोग देखते जो हेड सरकमफ्रेंस है वो कितना होता है, तो 33 से 35 लगभग हम लोग देखते सेंटीमीटर होता है। चलो ठीक है, ये सब। व्हाट इज द नॉर्मल चेस्ट सरकमफ्रेंस एट द बर्थ, बर्थ के टाइम में कितना होता है भाई, तो हम लोग 31 सेंटीमीटर देखने को मिलता है, ठीक है। एक वर्ष की आयु में सिर और छाती की परिधि में का क्या होता है। मैं बताया था कि अगर एक साल बढ़ गया तो सर का हेड सरकमफ्रेंस एंड चेस्ट सरकमफ्रेंस, इस दोनों में क्या संबंध है, तो ये बेसिकली होगा क्या, हेड एंड चेस्ट सरकमफ्रेंस बिकम इक्वल, बराबर हो जाता है हेड एंड चेस्ट दोनों का सरकमफ्रेंस। 25 नंबर क्वेश्चन कहता 2 वर्ष की आयु में छाती की परिधि का क्या होता है, तो 2 वर्ष की आयु में जो परिधि है हम लोग बात करें तो इसके लार्जर देन द हेड सरकमफ्रेंस, यानी कि व्हाट हैपन द चेस्ट सरकमफ्रेंस एट द एज ऑफ 2 इयर्स, यानी 2 इयर्स में जो हेड सरकमफ्रेंस है वो क्या होता है, क्या स्मॉलर देन द हेड सरकमफ्रेंस, हेड के सरकमफ्रेंस से छोटा होता है, नहीं। क्या इक्वल टू द हेड सरकमफ्रेंस, हेड सरकम के बराबर होता है, नहीं। लार्जर देन द हेड सरकमफ्रेंस, एग्जैक्टली इट इज द करेक्ट आंसर, तो बड़े होते हैं, नॉन ऑफ देम नहीं, ये सी होगा करेक्ट आंसर। 26 की बात हम लोग करें तो 1 से 3 की अगर हम लोग बात करें, क्या आ रहा है, मध्य हाथ की परिधि का, मध्य हाथ मतलब मिड आर्म है ना, का मापना किस आयु वर्ग के बच्चों के पोषण की स्थिति का आकलन करने में मदद करता है, तो हम लोग ये देखते हैं करेक्ट आंसर 1 से 6 साल के बच्चों में हम लोग बेसिकली मिड आर्म सरकमफ्रेंस जो मापते हैं तो वो हेल्प करता है उसके चाइल्ड के न्यूट्रिशनल स्टेटस को बताना। तो कभी भी हम लोग मिड आर्म सरकमफ्रेंस का जो एक रेंज रखेंगे वो 1 साल से 6 साल के बच्चों को ही रखेंगे, कि अप टू 6 साल के बच्चों में इसका उपयोग बर्थ ग्रोथ के असेसमेंट के लिए इस्तेमाल में हम लोग कर सकते हैं, उसका उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। मध्य हाथ की परिधि मापने के लिए किस टैप का उपयोग किया जाता है, मैं बोला था, तो आप यहां देखते कौन सा टैप, उसका नाम है साकिर्स टैप, साकिर्स टैप का उपयोग किया जाता है, करेक्ट आंसर इज सी। 28 नंबर है, मध्य हाथ की परिधि मापने पर लाल रंग का चित्र क्या बताता है, यानी हम लोग वो साकिर्स टैप अगर यूज करेंगे तो रेड जोन में अगर हम चले जाएंगे तो ये क्या बताता है, तो रेड जोन लेस देन द 12.5 सेंटीमीटर बताता है, यानी कि उसका जो मिड आर्म सरकमफ्रेंस है 12.5 सेंटीमीटर से कम है। अब आ जाओ, व्हाट इज द शेप एंड क्लोज टाइम ऑफ द एंटीरियर फंटनल, अग्र फ्रंटनल, एंटीरियर मतलब अग्र को यूज करते हैं, उसका जो शेप कैसा होता है, तो डायमंड शेप होता है। क्लोज कब होता है, तो 18 मंथ पे होता है, तो डायमंड शेप एंड एट द 18 मंथ ऑफ द एज, यहां पर जाकर के ये क्लोज भी हो जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम लोग बात कर ले तो कह रहा है व्हाट इज द शेप एंड क्लोजर टाइम ऑफ द पोस्टीरियर फंटनल, अंटीरियर का तो पोस्टीरियर ट्रायंगुलर शेप का होता है और लगभग हम लोग बात करते हैं 6 वीक में वो क्लोज हो जाता है, 6 वीक में क्या होता है वो क्लोज हो जाता है। सेम एज अगर हम लोग बात करें लास्ट 31 नंबर जो क्वेश्चन है यहां पर देख ले, पहले दांत जो सामान्यतः निचले केंद्रीय अंतर्गत होते हैं किस आयु में दिखाई देती है। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम एट व्हाट एज, किस एज पे फर्स्ट टीथ, पहला टीथ जो होता है कॉमनली द लोअर सेंट्रल इंसिजर यूजुअली अपीयर, कब देखने को मिलता है तो हमने आपको 6 से 7 मंथ में नॉर्मली देखने को मिलेगा। और जो वो पैटर्न आने के लिए अगर डिलेड होगा बहुत ज्यादा तो बच्चों में 15 मंथ तक, मैं बताया था कि 15 माह तक भी देख सकते हैं कि हम लोग आता है, 15 मंथ तक में भी मे बी डिलेड अगर होगा तो हम लोग वेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 32 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अस्थाई यानी दूध के दांत, मिल्क टीथ यानी टेम्पोररी टीथ की अगर हम लोग बात करें, दांत कितने होते हैं, पहला नंबर पूछ रहा है नंबर ऑफ द टेम्पोररी टीथ, दूसरा और प्रत्येक जबड़े में यानी कि ऊपर और नीचे दोनों की अगर हम लोग बात करें जो सॉकेट्स है उसमें कितने, उनका संयोग क्या क्या होता है, तो यही बता रहा। तो करेक्ट आंसर में हम लोग देखेंगे तो हम लोग पढ़े सबसे पहले तो देखो इस आंसर को पूरा रटने से ज्यादा एक टोटल नंबर ऑफ टीथ पूछ रहा, तो हमने पाया था कितना 20, तो टोटल 30, 16 एक में 18 है, एक में 20 है, एक में 22 है, तो ऐसे ही बता रहा है कि सी नंबर इज द करेक्ट। तो बाकी चीज आपको याद नहीं भी रहा तो एक सिर्फ याद पॉइंट रहा तो ये पूरा आंसर जो आपका क्या हुआ करेक्ट हो गया, तो सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, अस्थाई दांत कितने होते हैं यानी परमानेंट टीथ कितने होते हैं और वे किन प्रकार के होते हैं। तो कितने होते हैं सबसे पहले ये पूछा गया था 28, 30, 32, 34, तो आपको मैं बताया था टोटल जो परमानेंट टीथ है जनरली कितने 32 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं तो वो आपके सेंट्रल इंसीजर, लैटरल इंसीजर, केनाइन, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, ये सब होते हैं, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर पे आ जाओ, कह रहा एट व्हाट एज डज द इरप्शंस ऑफ द परमानेंट टीथ टिपिकली बिगिन, किस एज में जो है अस्थाई दांत का निकलना सामान्यतः किस आयु में शुरू होता है। तुम्हें बताया था कि टेम्पोररी टीथ जो है वो 6 से 7 महीना होता है और जो परमानेंट टीथ है वो 6 से 7 साल होता है, तो दोनों का जो वैल्यू है वो बराबर है। मैं फिर से याद दिला दे रहा हूं कि मैं बार बार इसलिए बोला कि आपको भी थोड़ा सा याद रहेगा कि जो 6 से 7 साल होगा तो इस उम्र में परमानेंट टीथ आना शुरू करेगा, क्या करेगा परमानेंट टीथ आएगा, और 6 से 7 अगर यही मंथ की बात कर लेगा तो यहां पर टेम्पोररी टीथ यानी मिल्क दांत जो है वो आना शुरू करेगा, तो करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा इसका, ठीक है। सेम अगर हम लोग यहां फिर बात करें कि एट व्हाट एज डज द सेंट्रल एंड लैटरल इंसिजर टिपिकली इरप्ट, यानी कि सेंट्रल और लैटरल जो इंसिजर्स है वो कब आएगा, तो इसका हम लोग अपना बड़ा 6 से लेकर के 12 मंथ के अंदर में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 36 नंबर क्वेश्चंस पे, कहता व्हाट इज द फर्स्ट मोलर टिपिकली इरप्ट इन द टेम्पोररी टीथिंग, यानी टेम्पोररी टीथिंग में जो फर्स्ट मोलर है उसका इरप्शन कब होगा, तो मैं वो भी पता 12 से लेकर के 15 मंथ के अंदर में देखनी, ये सारा डाटा आपको मैं बता रखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, एट व्हाट एज द केनाइन्स यानी कस्पाइड्स टिपिकली इरप्ट, यानी कि किस एज में बेसिकली आमतौर पर किस आयु में निकलता है केनाइन, किस आयु में निकलता है, तो हम लोग देखें तो ये बेसिकली मैं बता 15 से 24 मंथ के एज में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा कि 24 से 30 महीने की आयु में अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, यानी 24 से 30 मंथ की आयु में, है ना, 30 महीने की आयु में कुल अस्थायी दांतों की, इधर मैं कल जब पढ़ा रहा था तो आ रहा था कि एक तरफ था कि टोटल नंबर ऑफ टीथ, एक तरफ था कि जबड़े में टोटल नंबर ऑफ टीथ क्या होगा, किस एज में आएगा, कौन सा आएगा, सब कुछ ये चार्ट आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ में मैं दे रखा हूं, वहां से भी ये सब क्वेश्चन बनेंगे। तो कह रहा टोटल नंबर ऑफ टेम्पोररी टीथ बाय द एज ऑफ 24 से 30 मंथ, ये नहीं पूछ रहा कि पूरा का पूरा कितना होगा, इस एज ग्रुप में कितने देखने को मिलेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 16 से लेकर के 20 तक के हम लोग। 39 नंबर, तो एट व्हाट एज डज द फर्स्ट परमानेंट मोलर टिपिकली इरप्ट, पहला क्या कहते हैं परमानेंट मोलर का इरप्शन कब होता है, तो पहला परमानेंट मोलर का जो हम लोग देखते हैं वो 6 से 7 साल की उम्र में ही देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं, तो 40 क्वेश्चन नंबर में कह रहा अस्थायी बेसिकली बात है व्हाट एट व्हाट एज द टेम्पोररी मोलर रिप्लेस्ड बाय द
प्री मोलर, यानी कि जो टेम्पोररी मोलर्स है वो रिप्लेस कर रहे हैं, यानी अस्थायी दांत का प्रतिस्थापन प्री मोलर द्वारा किस आयु में किया जाता है, किस उम्र में, ये वो आ करके, यानी टेम्पोररी मोलर जो वो हट जाएगा, रिप्लेस्ड हो जाएगा, और प्री मोलर जो परमानेंट है वो आ जाएगा किस आयु में, तो 10 से 12 साल की आयु में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम लोग बात करें तो एट व्हाट एज, बेसिकली हम लोग बात करें तो सेकेंडरी एट व्हाट एज, यानी एट व्हाट एज डू द सेकेंडरी परमानेंट मोलर टिपिकली इरप्ट, सेकेंडरी परमानेंट कब इरप्ट करेगा, तो इसका आ जाएगा डी, यानी 12 से 15 साल की उम्र में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम लोग बात करें तो कह रहा तृतीय स्थायी दांत, यानी कि एट व्हाट एज ऑफ द थर्ड परमानेंट मोलर, यानी थर्ड परमानेंट मोलर जो जिसको बेसिकली कह सकते हो विजडम टीथ है ना, जिसको हम कहने के लिए बोलते हैं अकल चौवा, अपनी भाषा में बोलते हैं, टिपिकल इरप्ट कब आएगा, तो मेडिकली कहता है कि वो 16 साल में आएगा, लेकिन जनरली 16 में नहीं, 18, 20, 25 में भी आ जाता है। आपकी किताब इसको 16 लिखती है तो आप अब इसको 16 ही माने, क्योंकि आंसर यहीं से मैच कराया जाता है। ठीक है, तो यही लिखेंगे, आने के लिए उससे भी ज्यादा एज लग जाते हैं विजडम टीथ आने में। ठीक है, तो ये जो चीजें था आपका पढ़ाई हुई चीजें थी, जो कि कंप्लीट मैंने क्वेश्चन आंसर की शक्ल में आप लोगों को करा दिया। ठीक है, यहां तक कि किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर सिर्फ लिख दे, मैं उस क्वेश्चन को फिर से डिस्क्राइब कर दूंगा। किसी को कोई क्वेश्चंस में अगर फिर से डिस्कशन कराना हो कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 28 और कोई किसी को कोई क्वेश्चंस? और क्या आया है क्लियर नहीं? अच्छा 28 में क्लियर नहीं हुआ, ओके ओके ओके। 28 क्या है? हाँ, ये कह रहा है कि जो मिड सरकम क्या कहते हैं सरकम आर्म का जो मिड सरकमफ्रेंस था, हाथ की परिधि मापने पर लाल रंग का क्षेत्र क्या दर्शाता है? कि ये कह रहा है, जब देखो हम यहाँ पर तुमको वो नोट्स ला के समझाएंगे तो ज्यादा बेटर आई थिंक समझ में भी आएगा आपको। एक मिनट आप रुक जाए, जस्ट नोट खुल जाएगा। कि जब हम किसी को, ये कहना क्वेश्चन ये कहता है कि जब हम किसी भी बच्चे का मिड आर्म सरकमफ्रेंस अगर हम चेक करेंगे तो उस समय में अगर रेड जोन में चला जाएगा तो उससे हम क्या समझेंगे बेसिकली, है ना। तो ये चीज अब देखिए, मिड सरकमफ्रेंस आर्म, एक मिनट, हेड सरकमफ्रेंस, चेस्ट सरकमफ्रेंस, और ये आ गया मिड आर्म सरकमफ्रेंस। हाँ, ये जो टैप था जिसको हम लोग ने शैकिल्स टैप के नाम से हम लोग बोल देते। अब देखो क्वेश्चन पहले मैं आ रहा हूं, क्वेश्चन पे यही है ना, कि क्वेश्चन कहता है कि मिड आर्म सरकमफ्रेंस की परिधि मापने पर लाल रंग का क्षेत्र क्या दर्शाता है। अगर रेड जोन में आ जाए तो क्या बोलेंगे? तो रेड जोन का मतलब है कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्या रेड जोन में आने पर हम बताएंगे कि मिड आर्म का जो सरकमफ्रेंस है वो 13.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, क्या 12.5 सेंटीमीटर से लेके 13 सेंटीमीटर के बीच में है, क्या 12.5 सेंटीमीटर से कम है, क्या क्या कहते हैं कि 14 सेंटीमीटर से ज्यादा है। यदि अगर रेड जोन में आ जाता है तो अब ये आप देखिए कि जो रेड जोन में आएगा तो कहां से कहां, यहाँ रेड जोन के लिए हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ रेड जोन कि 12 सेंटीमीटर से कम को बताएगा। जो रेड जोन का मतलब क्या है, 12 सेंटीमीटर से वो कम बता रहा। तो जैसे ही रेड जोन में आया हम ऐसे करके ये जो आपका जो शैकिल्स टैप हम यूज करेंगे मिड आर्म सरकमफ्रेंस पे, और जैसे इसे घुमाने के बाद
दोनों आने के बाद अगर रेड जोन क्रॉस कर गया, यानी कि मिला करके रेड पे चढ़ गया, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 12.5 सेंटीमीटर से कम हो गया मिड सरकमफ्रेंस, जो आर्म्स का जो सरकमफ्रेंस है वो कितना हो जाएगा, 12 पॉइंट से कम देखने को मिलेगा। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कह रहा है कि 12.5 सेंटीमीटर से कम होगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुआ 28 नंबर।